आज की इस वीडियो कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। बच्चों, आज की इस कक्षा के माध्यम से हम अध्ययन करने जा रहे हैं कक्षा 11वीं हिंदी आधार जो पाठ्यक्रम है उसमें संकलित कविता घर की याद का। बच्चों, ये जो कविता है, इस कविता के जो कवि हैं वो भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं और इन्होंने इस कविता को बहुत ही मार्मिक, बहुत ही हृदय को छू लेने वाले अंदाज से इन्होंने इस कविता की प्रस्तुति दी है। बच्चों, जैसा कि इस कविता में आपको हम बात करें इसके कवि श्री भवानी प्रसाद मिश्र जी के परिचय के बारे में, तो इनका जन्म 1913 को हुआ था होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। इन्होंने जो सतपुड़ा के जंगल है, सन्नाटा, दुख चकित है, दुख, बुनी हुई रस्सी आदि रचनाएं लिखी हैं। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार और दिल्ली प्रशासन का गाले पुरस्कार और पद्मश्री भी इनको प्राप्त हो चुका है। सन 1985 में इनकी देहांत हो गया था। बात करें इनकी काव्यगत विशेषताओं के विषय में कि इन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं उन रचनाओं में सहजता है और इन्होंने अपनी बात बहुत आसान तरीके से लोगों के समक्ष रखी है। और ये जो हैं, इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन जो चले थे हमारे देश के लिए, उन आंदोलनों में भाग लिया है। गांधीवादी विचारधारा के थे, महात्मा गांधी के विचारों से बहुत प्रभावित थे। इन्होंने महात्मा गांधी जो गांधी वाग में हैं, इनके हिंदी खंडों का संपादन भी किया है। और जो है इनकी कविता है वो सहजता के साथ इन्होंने अपनी कविताओं की रचना की है। बहुत आसान भाषा में और आसान भाषाओं में बहुत अच्छे से इन्होंने अपनी बात को जनता के समक्ष प्रस्तुत किया है। और इसी आसानी के कारण कहते हैं इनकी जो लय है वो गांधी के चरखे की लय से जुड़ती है, इसलिए इनको कविता का गांधी भी कहा जाता है। इनकी कविताओं में बोलचाल के जो प्रोज स्टाइल के वर्ड्स हैं, जो वाक्य विन्यास है, वाक्यों का जो बनावट है वो बहुत आसान तरीके की होती है और इन्हीं जो बनावट से इनकी कविताओं में प्रभाव उत्पन्न होता है। इनकी कविता जो आम जनता के करीब है, इनकी जो बातें हैं, जो शब्दावली है, वो आम जनता को आसानी समझ में आ जाती हैं। बात करें हम प्रस्तुत कविता की, घर की याद कविता है, घर के मर्म का उद्घाटन है कि जो कवि है जेल में बंद है और उसे घर की याद सताती है। कवि को जेल प्रवास के दौरान घर से विस्थापन की पीड़ा सालती मतलब परेशान करती है, उसको याद आती है तो उस याद से वो दुखी होता है। कवि की यादों में उसके परिजन, उसके रिश्तेदार, उसके भाई बहन, माता पिता एक एक करके आते जाते हैं। तो कविता की जो ये मूल अवधारणा, कॉन्सेप्ट है, वो जो आपकी वही जो घर वालों के प्रति कवि का प्रेम है, वो ही इस कविता की मूल जो भावना है वही है इसमें। बच्चों, ये जो कविता है घर की याद, ये कविता सन 1942 में महात्मा गांधी ने अंग्रेज़ों को देश से भगाने के लिए भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया था। तो कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने उस क्विट इंडिया मूवमेंट में भागीदारी की थी और अंग्रेज़ों ने उसे उस आंदोलन में भाग लेने के वजह से उसे जेल में डाल दिया था। तो ये कविता उस समय के कवि के द्वारा लिखी गई है जब वो जेल में बंद थे। भारत छोड़ो आंदोलन, जैसे बताया आपको मैंने, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ये आरंभ किया गया था, जिसका लक्ष्य था भारत से अंग्रेज़ों को भगाना। ये आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था और पूरे देश में ये आंदोलन एक साथ 9 अगस्त 1942 को आरंभ हुआ था। बच्चों, अब हम बात करें, जैसे आपको पिक्चर में दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, कि भारत छोड़ो आंदोलन इस प्रकार महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था और इसको क्विट इंडिया मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करें बच्चों कविता की व्याख्या। कवि ने जो कविताएं लिखी हैं, बहुत आसान भाषा है, तो इसकी व्याख्या हम धीरे धीरे इसके पढ़ते जाते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं पहले काव्यांश के बारे में, इनकी पंक्तियां पढ़ते हैं। कवि लिखता है, आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन गिरता रहा है। तो यहाँ कवि जेल में बंद है और बहुत पानी गिरना अर्थात वर्षा हो रही है। तो यहाँ पानी के दो अर्थ हैं। पहले पानी मतलब वर्षा होना और दूसरा पानी है आपका कि उस कवि की आंखों से आंसू आना।
तो कवि कहता है कि आज वर्षा हो रही है और घर की याद के कारण उसकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। रात भर गिरता रहा है, और ये बरसात और ये आंसू रात भर उसको, ये रात भर वर्षा होती रही, रात भर वो दुखी होता रहा है। प्राण मन घिरता रहा है, और इसके कारण उसके ये जो दुख है उसके प्राणों और मन तक समा गया है, अर्थात उससे उसकी जो ये पीड़ा उसके हृदय तक समा गई है। बहुत पानी गिर रहा है, बहुत ज़्यादा बरसात हो रही है, बहुत ज़्यादा उसको दुख भी हो रहा है। घर नज़र में तिर रहा है, तो उसके दुखी होने का कारण है कि उसको घर की याद आ रही है। तिरना मतलब उसको घर की याद, घर दिख रहा है उसको नज़र में, अपनी आंखों में। घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। कभी उस घर की बात करता है जिस घर से कभी दूर है, क्योंकि वो अपने परिवार से अलग है, जेल में बंद है। वो उस परिवार के, उस घर की याद करता है जो उसके खुशियों का संसार रहा है। कभी आगे कहता है घर में 4 भाई, कभी के 4 भाई हैं, 4 बहनें हैं, कभी अपने माँ बाप का 5वां जो पुत्र है। मायके में बहन आई, कभी अब कल्पना करता है कि जो उसकी बहनें हैं वो अपने उसके माता पिता और भाइयों से मिलने के लिए मायके आई होंगी, खुशी खुशी आई होंगी। लेकिन वहाँ जब उन्हें पता चला होगा कि उनका 5वां भाई भवानी प्रसाद मिश्र जेल में बंद है, तो कहता है कभी बहन आई बाप के घर, कि बहन खुशी खुशी बाप के घर आई होंगी। हाय रे परिताप के घर, लेकिन जब उनको पता चला होगा कि भाई जेल में बंद है तो परिताप हुआ होगा, क्योंकि दुख हुआ होगा, क्योंकि उनका घर में दुखी का माहौल है, क्योंकि उनका एक भाई जेल में बंद है। घर में सब जुड़े हैं, कभी उस घर के बारे में वर्णन करता है, अपने घर के बारे में। ऐसा घर है जहाँ घर के सभी सदस्य एक दूसरे से भावात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, इमोशनली अटैच्ड हैं। सबकी कितने कब जुड़े हैं, और चूंकि ये मुसीबत का समय है, दुख, उनका भाई जेल में है, तो इस चक्कर में उनका जो जुड़ाव है और भी ज़्यादा मायने रखता है। 4 भाई 4 बहनें, बुझा भाई प्यार बहनें। कभी कहता है उसके 4 भाई हैं और 4 बहनें हैं। भाई जो हैं बलशाली हैं, कर्तव्यशील हैं, वो किसी भी काम को करने में सक्षम है। और बहनें कैसी हैं, बहनें प्रेम की प्रतिमूर्ति हैं, जो आपस में एक दूसरे से प्रेम करती हैं, भाइयों से प्रेम करती हैं। कभी की जो ये इन पंक्तियों में कुछ शब्दार्थ ऐसे हैं जो कि समझने योग्य हैं, जैसे कि गिर रहा है अर्थात बरसना, प्राण में मतलब प्राण मन घिरना मतलब प्राणों और मन में छा जाना, तिरना मतलब तैरना, नज़र मतलब निगाह दृष्टि, पानी के 2 अर्थ बताए आपको मैंने, वर्षा का जल और पानी मतलब आंसू, खुशी का पूर्व मतलब खुशियों का भंडार, और परिताप मतलब दुख या कष्ट। और दुख किस बात का उनके परिवार को, कि उनका एक पुत्र जेल में बंद है। बच्चों यहाँ पे 2 बार पानी आया है, तो जहाँ शब्द एक से अधिक बार रिपीट होता है और हर बार उसका अर्थ अलग होता है, वहाँ यमक अलंकार का प्रयोग किया जाता है। बच्चों जैसा हमने इसके भावार्थ में पढ़ा कि कवि ने ये कविता जेल प्रवास के दौरान लिखी है, लगातार बारिश हो रही है, घर की याद आ रही है, तो अपनी पीड़ा व्यक्त करता है कि बारिश होने के कारण उसे उसके मन में घर की याद समा जाती है, और वो अपने घर की यादों में खो जाता है। कभी इसके बाद अपने बहन और भाइयों के बारे में वर्णन करता है, जिसके बारे में हमने अभी अध्ययन किया है कि उसके भाई कर्मनिष्ठ हैं और बलिष्ठ हैं सब, और उनकी बहनें प्रेम की प्रतिमूर्ति हैं। बच्चों अब क्वेश्चन आता है कि इन पंक्तियों के आधार पर भाव सौंदर्य और काव्य सौंदर्य लिखिए। भाव सौंदर्य मतलब होता है कवि इन पंक्तियों के माध्यम से क्या कहना चाहता है, और काव्य सौंदर्य में हमको उस कविता की जो पंक्ति है उनकी फिजिकल ब्यूटी, उनकी बनावट कैसी है, भाषा कैसा है, छंद कैसा है, अलंकार कैसा है, इनके बारे में वर्णन करना होता है। तो लगभग पूरे अगर देखा जाए पूरी कविता में ही यहाँ पे अगर देखा जाए तो सावन के महीने का वर्णन किया गया, जब बरसात हो रही है, घर की याद आने के कारण यहाँ पे स्वाभाविक अलंकार है, ठीक है, क्योंकि सावन के महीने में घर की याद आना नेचुरल है। पानी गिर रहा है में यमक अलंकार है, क्योंकि पानी शब्द 2 बार, इसका जो अर्थ है 2 हैं इसके, ठीक है, और पानी वर्ड रिपीट भी हो रहा है, इसलिए इसमें अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी हैं। भुजा भाई में भुजा के समान भाई हैं तो उपमा अलंकार है, और भ की आवृत्ति है तो अनुप्रास अलंकार भी है। घर नज़र में तिर रहा है, तो यहाँ एक दृश्य बिंब है, जो बिंब होता है जब हम शब्दों के माध्यम से इमेज का निर्माण करें,
हम उसको पढ़ते हमारे जो मस्तिष्क में कोई चित्र उभर आए तो उसे हम कहते हैं बिंब। पूरे पद्यांश में खड़ी बोली है और मुक्त छंद है, अर्थात खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है और छंद कौन सा है, मुक्त छंद है। और इस पूरे पद्यांश में संयुक्त परिवार का बहुत जबरदस्त उदाहरण इसमें प्रस्तुत किया गया है। बच्चों हम बात करें दूसरे काव्यांश का, कवि अपनी बात को आगे बढ़ाता है। अब वो उसने पहले अपने भाई बहनों के बारे में बात की, अब अपनी माँ के बारे में बात करता है। वो कहता है और माँ बिन पढ़ी मेरी, कवि की माँ कैसी है, बिन पढ़ी, अनपढ़ है, लेकिन दुख में वह गढ़ी मेरी। लेकिन कवि की अनुपस्थिति का, कवि के ना होने का सबसे ज़्यादा दुख किसको है, उसकी माँ को है। वो कहता है कि मेरी माँ अनपढ़ जरूर है लेकिन मेरे दुख में सबसे ज़्यादा वो क्या नाम से दुखी है। माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं। फिर वो अपनी माँ की याद करते हुए कहता है उसकी माँ ऐसी है जिसकी गोद में हर प्रकार का दुख उसका नष्ट हो जाता है, अर्थात उसकी माँ की गोद में लेटते ही सारे दुख उसके दूर हो जाते हैं। माँ की जिसकी स्नेह धारा, कभी अपनी माँ की याद करते कहता है कि माँ की प्रेम की धारा ऐसी है कि का यहाँ तक भी पसारा, कि उसे कवि को जेल में भी उस प्रेम का एहसास होता है, उसका महसूस होता है कि मेरी माँ का प्यार मेरे यहाँ तक भी पहुँच रहा है। उसे लिखना नहीं आता, किसे, माँ को, माँ अनपढ़ है, लिखना नहीं आता। जो कि उसका पत्र पाता, यदि उसकी माँ लिखना पढ़ना जानती तो निश्चित रूप से अपने पुत्र का हालचाल जानने के लिए उसको जेल में उसके पास पत्र भिजवाती। कभी अब अपने पिता की बात करता है। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा। हालांकि उनके पिताजी उसके 5 पुत्र और 4 बेटियां हैं, 9 बेटे बेटियों के पिता हैं। तो लेकिन कवि कहता है उनके पिताजी जो उनकी उम्र जरूर ज़्यादा है लेकिन ऐसा लगता है कि उनके पिताजी को बुढ़ापा एक क्षण भी ना व्यापा, उसको बुढ़ापे के लक्षण उन पर दिखते ही नहीं हैं। जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं, वो युवाओं की तरह दूर तक दौड़ सकते हैं, खिलखिलाकर हंसते हैं। मौत के आगे न हिचके, ना उन्हें मौत से डर लगता है। शेर के आगे न बिचके, ना उन्हें शेर से कोई डर लगता है, शेर का भी मुकाबला करने में सक्षम है। बोल में बादल गरजता, उनके पिता ऐसे हैं जिनकी वाणी में बादलों के समान गर्जना है। काम में झंझार लरसता, और काम में इतनी स्फूर्ति है कि जो स्फूर्ति तूफान में भी नहीं होती, आंधी में भी नहीं होती, उतनी तेजी से वो काम कर सकने में सक्षम है। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने अपनी माँ और पिता के बारे में वर्णन किया है। अगर देखें हम कुछ शब्दार्थ इसके, तो इसमें जो वर्ड आया है पहला, जो गढ़ी मतलब डूबी हुई, स्नेह मतलब प्रेम, पसारा मतलब फैलाव, माँ के प्रेम का पसार जो फैलाव है वो जेल तक में है। पत्र मतलब चिट्ठी, व्यापा मतलब फैला हुआ, हिचके मतलब संकोच करना, बिचके मतलब डरना, ना वो क्या नाम से वो शेर से वो डरते हैं और ना किसी प्रकार का कोई काम करने से वो हिचकते हैं। बोल मतलब आवाज़, झांझा मतलब तूफान या आंधी, लरजना मतलब कांपना, खिलखिलाएं मतलब खुलकर हंसना। तो इस जैसे आपको पता है इसमें कि अपनी माँ की याद करता है कि माँ का जो दुलार होता है, माँ के लिए जो बेटे हैं वो हमेशा अपने बहुत मासूम बने रहते हैं, माँ हमेशा उनको प्यार करती रहती है। ये तूफान का दृश्य दिखाने का मैंने आपको प्रयास किया है। तो कवि ने इस जो पद्यांश में अपने पिता और माँ के बारे में बताया है कि किस प्रकार उनके जो पिता और माँ की उनको याद आती है। माँ उनकी अनपढ़ है, कष्ट उन्होंने बहुत सहन किया है, लेकिन उनकी माँ स्नेह की प्रतिमूर्ति है जिसको कभी उसका प्रेम है वो जेल तक में महसूस करता है, लेकिन वो अनपढ़ है। इसके बाद जैसा कि बताया आपको मैंने, कभी अपने पिता के बारे में याद करता है कि पिता अभी भी उनके चुस्त दुरुस्त हैं, जिन पर उनके बुढ़ापे का असर उनको अभी तक उन पर नहीं पड़ पाया है। वो आज भी खुलकर दौड़ सकते हैं, वो बहुत साहसी हैं कि मौत से वो हिचकते नहीं हैं, मौत और शेर से वो डरते नहीं। उनकी वाणी में इतनी गर्जना है, तेज है कि ऐसा लगता है कि बादल गरज रहे हैं। और उन काम में इतनी स्फूर्ति है कि उनके जो काम की जो गति से वो तूफान और आंधी भी शर्मा जाएं। बच्चों इसके बाद अगर हम देखें इस पूरे पद्यांश में, जैसा था आपको मैंने, अब यहाँ पे हम भाव सौंदर्य देखें इसका, तो इन पंक्तियों में कवि ने अपने पिता के साहस, माँ का स्नेह का वर्णन किया है। ठीक है, अगर इसके काव्य सौंदर्य के हम देखें तो माँ के गोद में सिर रखने का मतलब एक दृश्य भी हमारे सामने कवि ने प्रस्तुत किया है। पिता के वर्णन में वीर रस, हमको ओज का वर्णन मिलता है, उत्साह का वर्णन मिलता है। अभी भी जो वर्ड में अनुप्रास अलंकार 21 में वर्णों की आवृत्ति है। बोल में बादल गरजता,
काम में जंजाल रसता, इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया कवि ने। खड़ी बोली है, जैसा बताया आपको मैंने, भाषा सहज सरल है और इसमें जो छंद है वो मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है। बच्चों इसके बाद इसका हम अगर तीसरा काव्यांश देखें, इसका हम कवि कहता है आगे, अपने पिता के वर्णन को आगे बढ़ाता है। कवि कहता है, आज गीता पाठ करके दंड 260 करके खूब मुग्धर हिला लेकर मूठ उनकी मिला लेकर। कवि अपने पिता के बारे में कहता है कि आज पिताजी ने भगवत गीता का पाठ किया होगा और उन्होंने शारीरिक व्यायाम भी किया होगा। जो मुग्धर जो वर्ड आया है वो शारीरिक व्यायाम का एक उपकरण होता है, जिसकी चित्र में आपको अगली स्लाइड में दिखाऊंगा। तो कवि कहते हैं कि अब उनके पिता शारीरिक व्यायाम करने के शौकीन हैं, तो उन्होंने खूब व्यायाम किया होगा, मुग्धरों को की मूठ को, उनके सिरों को मिलाया होगा। और जब वो व्यायाम करके नीचे आए होंगे, छत से नीचे आए होंगे, नैना जल से छाए होंगे, जैसे नीचे आए होंगे तो उनको दुख हुआ होगा, उनकी आंखों में आंसू आ गए होंगे। हाय पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। तो कवि को अपने पिता के इस प्रकार के जो कल्पना से कवि को दुख हो रहा है। कवि आगे कहता है, चार भाई चार बहनें, बुझा भाई प्यार बहनें। उनके 4 भाई और 4 बहनें, और भाई बलशाली हैं, बलिष्ठ हैं, कर्मशील हैं, और माँ जो बहनें हैं वो प्रेम की प्रतिमूर्ति हैं। खेलते या खड़े होंगे, नज़र उनको पड़े होंगे। अब जब पिता ऊपर से व्यायाम करके आए होंगे, एक्सरसाइज करके आए होंगे, तो उनकी नज़र 4 भाई और 4 बहनों पर पड़ी होगी। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी ना व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम लेकर। लेकिन जब उनको 4 बेटे और 4 बेटियां दिखी पड़ी होंगी, लेकिन जब 5वां पुत्र भवानी प्रसाद मिश्र उनको ना दिखा होगा, तो उनकी याद में वो शायद उनकी आंखों में आंसू आ गए होंगे, वो शायद रो गए होंगे। तो कभी कल्पना कर रहा है अपने पिता के साथ में, क्या उसको कि पिता उनके बारे में क्या सोच रहे होंगे। तो यहाँ दंड का मतलब व्यायाम का एक तरीका होता है, मुग्धर व्यायाम करने का एक उपकरण, इंस्ट्रूमेंट है। मूठ जो पकड़ने का हैंडल होता है, मुग्धर को उसको मूठ कहते हैं। नैन मतलब नयन, तिर मतलब तिरना, क्षण मतलब पल, और व्यापा मतलब फैला। बच्चों इसमें जैसे था आपको मैंने, ये होता है सिटअप्स करना, दंड बैठक लगाना। पिताजी को व्यायाम करने का शौक है, उन्होंने दंड बैठक लगाई होगी। पहले बैठता है इंसान, फिर उठता है। इसके बाद इसमें ये मुग्धर है जो एक्सरसाइज करने का काम आता है, और ये जो यहाँ से पकड़ा हुआ है इसको मूठ बोलते हैं। और बहुत से पहलवान जो क्या करते हैं, और ये जो है श्रीमद् भगवत गीता है, बहुत पावन पुस्तक है जिसका पाठ लोग करते हैं। तो बहुत से लोग जो हैं इस प्रकार, ये जो पकड़ा हुआ यहाँ से मुग्धर है, तो 2 मुग्धर एक दोनों हाथों में पकड़ करके और उसकी मूठ को इसके सिरे को मिलाने का प्रयास करते हैं। बच्चों इसमें जैसा बताया आपको मैंने कि कवि अपने पिता के विषय में बताता है कि किस प्रकार वो व्यायाम करते हैं, गीता का पाठ उन्होंने किया, उनको क्यों दुख हुआ होगा, उनकी आंखें नम क्यों हो गई, उनकी आंखों में आंसू क्यों आ गए होंगे। इसके बारे में अभी मैंने आपको विस्तार से बताया कि कवि को घर की याद आती है, घर में 4 बहनें 4 भाई हैं, उनको देख करके पिताजी को 5वें पुत्र की कमी खली होगी। ठीक है बच्चों, इसके बाद जिसका हम बात करें भाव सौंदर्य और काव्य सौंदर्य की, कि इसमें पिता के संस्कारी रूप, स्वस्थ शरीर और भावुकता का वर्णन किया गया है इसमें, कि पिताजी कितने इमोशनल हैं। दृश्य बिंबे हमारे कि पिताजी का मुग्धर की मूठ मिलाना, हमारे दिमाग में एक चित्र उभर आता है। संयुक्त परिवार का इसमें एक वर्णन किया गया है कि एक आइडियल रूप हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। भाषा सहज सरल है। भुजा भाई में भुजा के समान भाई हैं, जो उपमा अलंकार और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। खड़ी बोली है, और जो शांत रस है इसमें, और मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है। बच्चों इसका जो कवि इस जो अब वर्णन को आगे बढ़ाता है, कवि कहता है इसके बाद कि 5वां मैं हूँ अभागा। 4 पुत्रों के बाद 5वां पुत्र कवि स्वयं है। वो कहता है मैं उनका 5वां पुत्र हूँ, लेकिन कैसा हूँ, अभागा, दुर्भाग्यशाली हूँ। जिसे सोने पर सुहागा पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं। कवि कहता है कि हालांकि मैं अपने आप को दुर्भाग्यशाली मानता हूँ, लेकिन पिताजी मुझे सोने पे सुहागे के समान श्रेष्ठ बताते रहे हैं। सोने पे सुहागा मतलब उनके 4 पुत्र हैं पिताजी के, और 4 पे ये भवानी 5वां पुत्र है। तो सोने पे सुहागा जब हम अच्छे में कोई और अच्छी चीज़ हो जाए तो उसे हम सोने पर सुहागा कहते हैं। ठीक है, अच्छे से बेहतर होना ना। आज उनके स्वर्ण बेटे, उनके सोने के समान 4 बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, हेटे मतलब तुच्छ, नेग्लेक्ट लगे होंगे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा
बंधा बैठा हूँ अभागा, क्योंकि पिताजी मेरे को सोने पे सुहागा मानते थे बहुत। तो एक पुत्र की कमी के कारण उनको उनके 4 बेटे भी तुच्छ लगे होंगे, वो उनको उनके प्रति इतना प्रेम उमड़ के नहीं आया होगा, क्योंकि उन्हें अपने 5वें पुत्र की कमी निश्चित रूप से खली होगी। बच्चों इसमें कुछ शब्द हैं, ऐसे अभागा मतलब भाग्यहीन, दुर्भाग्यशाली। सोने पर सुहागा मतलब किसी वस्तु या व्यक्ति का औरों से बेहतर होना। प्यार में बहना मतलब इमोशनल हो जाना। स्वर्ण मतलब सोना। हेटे मतलब तुच्छ, नेग्लेक्टेबल, जिसको हम काउंट ना करें। तो कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से हमको बताया कि किस प्रकार उनका 5वां पुत्र जो कवि स्वयं है भाग्यहीन है, वह उनके साथ नहीं है, जो पिताजी को बहुत पिताजी उनको सबसे सबसे अधिक प्रेम करते हैं। तो पिताजी जब कभी उनके भवानी प्रसाद मिश्र के बारे में बात होती है तो पिताजी बड़े इमोशनल हो जाते हैं। तो उनके अभाव में उनको 4 बेटे उनके तुच्छ लगे होंगे। कवि ने ऐसी उम्मीद की है जेल में, वो जब अपने पिता के विषय में सोच रहे थे। पिता को भवानी से बहुत लगाव है। यहाँ पे अगर अब देखा जाए बच्चों तो इसमें सोने पर सुहागा जो है मुहावरे का बहुत सुंदर प्रयोग किया गया है। भाषा सहज है, सरल है, खड़ी बोली है और मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है। और भाव सौंदर्य में उनके पिता का जो कवि के प्रति जो लगाव है, उस लगाव का बहुत मार्मिक रूप से वर्णन कवि ने किया है। बच्चों इसमें अब अगला काव्यांश देखते हैं। कवि कहते हैं और माँ ने कहा होगा, जब पिता अपने जो 4 बेटे और बेटियों को देख करके 5वें की याद कर रहे होंगे, तो माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। तो जब पिता को दुखी होते माँ ने उनको ढांढस बताया होगा। उन्होंने कहा कि आप किस लिए उदास हो रहे हो, किस लिए दुख कर रहे हो, वहाँ आपका जो पुत्र भवानी है वो अच्छा होगा। ठीक है, तो उसके उसके जो याद में आप दुखी मत होइए। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीकी ही है। उसकी माँ कहती है कि चूँकि कवि के पिता स्वयं भी आज़ादी के सेनानी रहे हैं, आज़ादी के लड़ाई में उन्होंने भी भाग लिया है, तो कहते हैं कि आपने जो रास्ता दिखाया, लीक जो परंपरा आपने कायम की है, उस परंपरा पर ही तो आगे चला है। आपके मन में भी आज़ादी की भावना है, तो वो भी तो जो जेल गया है तो वो किसी कुकर्म में नहीं गया है, बुरे कर्म में नहीं गया है, बल्कि भारत की आज़ादी में लड़ाई लेने के चक्कर में, भाग लेने के चक्कर में गया है। इसलिए कहती है कि वह तुम्हारा मन समझ करके, तुम्हारे मन में भी यही भावना थी और तुम्हें अपना समझ करके अगर वो जेल गया है तो ठीक ही किया है उसने, क्योंकि तुम्हारे दिखाए गए रास्ते पर, तुम्हारे जो लीक है, तुमने जो रास्ता दिखाया है, परिपाटी कायम की, उसी पर वो चला है। ठीक है, पाँव जो पीछे हटाता, अगर वो इस आंदोलन से पाँव पीछे हटा लेता और जेल नहीं जाता या फिर पीठ दिखाकर भाग आता, कोख को मेरी ले जाता, तो मैं तो इससे मेरा जो मुझे लज्जा होती, मुझे शर्म आती है ऐसे बेटे को पैदा करने पर। तो इस तरह हो ने कच्चे, अपने पति को कहती है कि आप इस तरह कच्चे मत होइए, इस तरह उदास मत होइए, रो पड़ेंगे और बच्चे, यदि रो जाओगे, यदि आप ही हिम्मत नहीं रखोगे तो बच्चों का क्या होगा। तो माँ उसको विभिन्न प्रकार से समझाने का प्रयास करती है। ठीक है, तो इसमें एक वर्ड आया है लीक। लीक मतलब परंपरा, दिखाया गया रास्ता। पाँव पीछे हटाना मतलब कर्तव्य से हट जाना। अगर वो कभी कर्तव्य से हट गया होता तो माँ कहती है मेरी कोख लज जाती है, अर्थात मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है ऐसे कायर पुत्र को पैदा करने से। कोख को ले जाना मतलब माँ को लज्जित करना, और कच्चे पड़ना मतलब कमज़ोर होना, दुखी, टूट जाना। तो बच्चों इसमें जैसा कि आपको इसके बारे में हमने अभी अध्ययन किया है कि माँ उनको पिताजी को कई प्रकार से समझाने का प्रयास करती है कि आप जो बेटे ने जो किया है तो वो उसकी आपको उसके विषय में सोच करके चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अगर तुम खुद ही कमज़ोर पड़ जाओगे तो और बच्चों का क्या होगा, क्योंकि आप घर के जिम्मेदार व्यक्ति हो। बच्चों इसके बाद अगर हम देखें इसका भाव और काव्य सौंदर्य देखें तो माँ के द्वारा अपने पति को धैर्य बनाने का बहुत ही नेचुरल, बहुत ही कुदरती चित्रण कवि ने किया है। लीक पर चलना, पाँव पीछे हटाना, कोख ले जाना, कच्चा होना, ये मुहावरों का बहुत सुंदर प्रयोग इसमें किया गया है। संवाद शैली है, माँ और पति पत्नी एक दूसरे से बात कर रहे हैं, कवि के माता पिता। खड़ी बोली और छंद आपको बताए रखा मैंने, इसमें मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है। बच्चों इसके बाद कवि बात बढ़ाता है, आगे कहता है पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा।
माँ के समझाने के बाद पिता ने कहा होगा शायद माँ से कि कितना सहा होगा कि मेरे पुत्र भवानी मिश्र जो है जेल में बंद है, उतने वो कितने कष्ट सहन कर रहा होगा। कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, बोला मैं कहाँ रो रहा हूँ, धीर मैं खोता कहाँ हूँ, कि मैं धैर्य भी नहीं खो रहा, मैं पक्का हूँ। लेकिन वो अपने पुत्र के विषय में याद करते हैं कि उसको जेल में कितनी यातनाएं सहन करनी पड़ रही होंगी। अब कभी अपने पिता की याद आने के बाद अपने जो सावन के माध्यम से वो अपने पिता तक संदेश पहुंचाना चाहता है। सावन का महीना हरियाली भरा महीना होता है, बड़ा पावन पुण्य महीना होता है। तो कवि कहता है, हे सजीले हरे सावन, हे हरियाली से भरे हुए सावन के महीने, हे कि मेरे पुण्य पावन, कि आप बहुत पावन हो, बहुत, क्योंकि सावन का महीने में बहुत सारे ऐसे त्यौहार पड़ते हैं जो बहुत पावन होते हैं। ठीक है, तो कवि कहता है कि आप जो सावन के महीने आप हरियाली से भरे हो, पुण्य महीने हो, तुम बरस लो वे ना बरसें, आप चाहे कितनी भी बरसात कर लो लेकिन उनकी आंखों से आंसू नहीं आने चाहिए। पांचवें को वे न तरसे, ऐसा ना हो कि वे पांचवें पुत्र की याद करके बार बार रोते रहें। कौन? उनके पिता और उनकी माता। तो आप जाओ तो उनको संदेश देना कि मैं मज़े में हूँ, सही है, घर नहीं हूँ, बस यही है, कि ये उनको कवि कहता है कि मैं यहाँ पे मस्त हूँ। ठीक है, इस प्रकार का उनको संदेश देना कि मैं यहाँ पे मस्त हूँ, बस दुख किस बात का है कि मैं घर पर नहीं हूँ। तो बस बस मतलब केवल यहाँ पे बस आया केवल के लिए, ओनली के लिए, केवल यही दुख है। किंतु यह बस बड़ा अवश्य है, लेकिन ये जो दुख है ये मेरे काबू के बाहर है, मेरे काबू में नहीं है, मेरे कंट्रोल में नहीं है। इसी बस से सब विरस है, और इसी कारण, इसी मजबूरी के कारण जो जिंदगी है वो नीरस बन गई है। क्योंकि अगर वो घर में होता तो अपने माँ बाप से, अपने भाई बहनों से मिलता, प्रेम पूर्वक रहता। तो बस कवि को एकमात्र दुख यही है, कवि कहता है अपने कि मेरे को एकमात्र दुख यही है कि मैं अपने घर से दूर हूँ। बच्चों, इसके अगर हम शब्दार्थ देखें, धीर खोना मतलब धैर्य खोना, पुण्य पावन मतलब बहुत पवित्र, बस केवल, बस मतलब दो वर्ण है, बस दो अर्थ हैं, बस मतलब केवल और बस मतलब वश में होना, नियंत्रण में होना। विरस मतलब रसहीन या फीका, जिसका कोई उपयोग ना हो, तुच्छ, क्या बोलते हैं, फीका, बिल्कुल रसहीन। तो कभी बच्चों इस बताया जैसे आपको मैंने कि माँ की बात सुनकर कवि ने आप दिलासा दी होगी, मैं रो नहीं रहा हूँ, लेकिन वो अपने पुत्र के विषय में याद करते हैं। कवि सावन को संबोधित करते हुए, एड्रेस करते हुए कहता है कि हे सावन, हे तुम बहुत पवित्र हो, तुम खूब बरसते रहो, लेकिन मेरे माता पिता की आंखों से आंसू ना बरसें, ऐसी व्यवस्था करो। वो अपने पांचवें बेटे की याद करके दुखी ना हो, वे मज़े में है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अंतर केवल इतना ही है कि मैं घर पर नहीं हूँ, और घर के वियोग को वो बहुत उनके जो वो मामूली है, लेकिन वो उनके वश में नहीं है। तो इसी कारण से उसका जो जीवन है वो दुखमय बन गया है, क्योंकि कभी घर से दूर है और वो अपने परिवार से अलग होने का नरक रूपी जीवन है वो व्यतीत कर रहा है। बच्चों, इसके बाद अगर हम देखें बच्चों उसके भाव काव्य सौंदर्य में की बात करें तो कवि ने पिता की भावुकता का, इमोशंस का बहुत सजीव चित्रण किया है। सावन को दूत, मैसेंजर बनाने की बात है, जो सावन को प्राचीन काल से मैसेंजर के रूप में प्रयुक्त किया जाता रहा है। संवाद शैली है, डायलॉग जो स्टाइल का प्रयोग किया गया है। पुण्य पावन में वर्णों की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। बस शब्द में यमक अलंकार है कि बस के दो अर्थ हैं, केवल और नियंत्रण। खड़ी बोली है और मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है। बच्चों, इसके बाद हम आगे वाला इसका काव्यांश देखें। कवि अपनी बात आगे बढ़ाता है, वो कहता है कि आप कुछ भी कह देना, सावन के महीने को जो उसको संदेश वाहक के मैसेंजर या दूत बनाकर जो भेजने की बात करता है, वो कहता है किंतु उनसे यह ना कहना, उन्हें देते धीर रहना, कि उन्हें ये बात मत कहना कि वहाँ पे वो दुखी है, नरकपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा है। वो कहना आपके वो तो बहुत सुखी है, उनको धैर्य दिलाते रहना आप, उनके माता पिता को, उनके घर वालों को। उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ, कि बोला मैं यहाँ पे कवि हूँ, लिख भी रहा हूँ, पढ़ भी रहा हूँ। काम करता हूँ कि कहना यहाँ बहुत काम कर रहा हूँ मैं। नाम करता हूँ कि कहना कि मैं अपने माँ बाप का नाम भी यहाँ पे रोशन कर रहा हूँ। चाहते हैं लोग कहना, वो ये भी बात बताना कि उनके पुत्र भवानी को जेल में बहुत सारे लोग चाहते हैं, प्यार करते हैं।
मत करो कुछ शोक कहना, तो इसलिए उनको कहना कि आप उनके प्रति दुखी मत होइए, वहाँ पर वो ठीक है, शोक मत रखिए, दुखी मत होइए, ऐसा संदेश वो सावन के माध्यम से भिजवाने का प्रयास करता है। और कहना मस्त हूँ मैं, वो भी ये कहता कि मस्त हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की कोई तनाव नहीं है। कात नहीं मैं व्यस्त हूँ मैं, कातना मतलब सूत काटना। जो महात्मा गांधी ने आह्वान किया था कि स्वदेशी अपनाओ, तो हर भारतीय को चरखा के माध्यम से सूत काट करके और जो अपने लिए जो वस्त्र का निर्माण करना था। तो कहता है कि मैंने महात्मा गांधी की बात को मानते हुए जेल में चरखे के माध्यम से सूत काट रहा हूँ। वजन 70 शेर मेरा वजन 70 शेर है, और भोजन ढेर मेरा। तो कभी इसके माध्यम से कहता है मैं खूब भोजन कर रहा हूँ, खूब हष्ट पुष्ट हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को किसी प्रकार कोई कष्ट नहीं है। कूदता हूँ खेलता हूँ, खेल कूद भी खूब रहा है वो। दुख डटकर ठेलता हूँ, और जो भी दुख हैं जीवन में, जो भी मुसीबत उसको आई है, उनका डटकर मुकाबला वो कर रहा है। और कहना मस्त हूँ मैं, और ये भी कह देना कि मैं मस्त हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मुझे किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं है। यो ना कहना अस्त हूँ मैं, ये मत कह देना मैं अस्त हो गया हूँ। अस्त होना मतलब निस्तेज होना, अर्थात जोश ठंडा पड़ जाना। उनसे ये ना कहना कि मैं जो जेल में जो दुख है उनसे मैं हार मान चुका हूँ, या फिर मैं टूट चुका हूँ, या फिर मेरा जोश ठंडा हो चुका है। ऐसे संदेश उनको माँ बाप को मत देना। अगर हम इसके शब्दार्थ देखें बच्चों, इस पदों में शब्दार्थ हैं धीर मतलब धैर्य, शोक मतलब दुख, डटकर ठेलना मतलब तल्लीनता से हटाना, उनको दूर करना, मस्त मतलब अपने आप में मग्न रहना, अस्त मतलब निराश हो जाना, निस्तेज हो जाना। तो कवि ने इन पदों के माध्यम से कि वो सावन को दूत बनाकर भेजता है, और कष्टों के बारे में अपने माता पिता को ना बताने के लिए सावन को कहता है। वो कहता है कि सावन को आप अपने उनके माता पिता को धैर्य देते रहना, और तमाम तरह की बातें बताना कि वो लिख रहा है, सब काम कर रहा है। उनसे दुख ना करने की बात कहता है। उन्हें ये भी कहता है कि यहाँ वो सुखी है, सूत काट रहा है, व्यस्त है, वजन भी ठीक है उसका, खेल जीवन में वो सारे प्रकार के कार्य वहाँ पे वो कर रहा है। लेकिन ये संदेश मत देना कि मैं जो जेल के कष्टों के कारण मैं निस्तेज हो गया हूँ, मेरा जोश ठंडा पड़ गया है। अगर हम बात करें बच्चों इसके भाव और काव्य सौंदर्य के बारे में, तो कवि ने जो संदेश भेजने का सुंदर वर्णन किया गया है, किस प्रकार कवि सावन के माध्यम से अपने माता पिता तक संदेश पहुंचाने का काम कर रहा है। सावन का यहाँ पे मानवीकरण किया गया है कि सावन को एक संदेश वाहक के रूप में, एक मनुष्य के रूप में प्रस्तुत किया कवि ने। कहना, बार बार कहना जो वर्ड आया है, इसलिए इसमें शब्द रिपीट हुआ है, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग है, और इससे जो है कविता है वो सुंदर बन पड़ी है। काम करता की कहना, इनमें वर्णों की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। खड़ी बोली है, डटकर ठेलना, अस्त होना, मुहावरों का सुंदर प्रयोग किया गया है। और भाषा में प्रवाह है, और छंद मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है। बच्चों इसका अगला काव्यांश अब कभी आगे कहने का प्रयास करता है। हाय रे ऐसा ना कहना, हे सावन तुम ऐसा मत कर देना कि जो वैसा ना कि है कि जो वैसा ना कहना, कि है कि जो वास्तविक स्थिति मेरी यहाँ पे है उसके बारे में अब उसके माता पिता को ना बताने के लिए वो सावन से अनुरोध करता है। कहना देना जागता हूँ मैं, आदमी से भागता हूँ मैं। जो यथा स्थिति है, जो एक्चुअल कंडीशन है जो कवि की क्या है कि वो रात भर जागता रहता है, लोगों से भागता है, अकेला रहना, क्योंकि दुखी है तो वो लोगों से भागता है, अकेला रहना उसको पसंद आ रहा है। कहना देना मौन हूँ मैं, चुपचाप रहता हूँ मैं, खुद न समझूँ कौन हूँ मैं, वो अपने आप से भी दूर भागने का प्रयास कर रहा है। तो कवि कहता है उसकी जो वास्तविक स्थिति क्या है, जो वास्तविक स्थिति है कि वो जाग रहा है, दुनिया से लोगों से भाग रहा, अकेला रहना पसंद है, गमगीन रहता है, दुखी रहता है, अपने आप में खोया रहता है। तो इस स्थिति के बारे में उसे वो कहता है अपने माता पिता, मेरे माता पिता को कहना देना इन जो असलियत के बारे में। देखो कुछ बकने देना, उनके बारे में ऐसी बातें मत बता देना मेरे बारे में उनको, उन्हें कोई शक न देना, और उनसे कोई बात ऐसी मत कह देना ताकि उनके मन में कोई संदेह उपजे, कोई डाउट हो मेरी स्थिति के बारे में। हे सजीले हरे सावन, है कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे ना बरसें, पाँच वे को वे न तरसे। तो कहता है कि तुम चाहे कितनी बरसात कर लो, लेकिन मेरे माँ बाप को जो भी संदेश देना, तो उन संदेश से उनके मन में प्रसन्नता आनी चाहिए, उनको मेरी याद से वो दुखी ना हो। तो अगर देखा जाए बच्चों इसमें शब्दार्थ हैं। मौन मतलब चुपचाप, बकना मतलब फिजूल की बात करना, शक मतलब संदेह, पावन मतलब पवित्र,
तरसना मतलब तड़पना या इच्छा होना। तो कवि ने बच्चों इन पंक्तियों में सावन जो जिसको वो दूत बनाकर भेजा उसको सावधान करने का प्रयास किया है कि वो अपने माता पिता को, रिश्तेदारों को सच्चाई ना बताएं। उन्हें यह ना बताया कि वो देर तक जागता रहता है, आम व्यक्ति से दूर भाग रहा है, चुपचाप रोता रहता है, उसे चिंता में डूबकर वो खुद को भी भूल जाता है। तो वो कवि कहता है अपने सावन से कि जो अपने माता पिता का जो भी कंडीशन बताओ वो सावधानी पूर्वक बातें बताना, उनको कोई डाउट ना होने पाए। क्योंकि सावन तुम बहुत पुण्य कार्य कर रहे हो कि एक जेल में बंद व्यक्ति का एक क्या नाम से तुम संदेश लेके जा रहे हो, तो तुम खुद बरसकर धरती को प्रसन्न करो, परंतु मेरी आंखों में, माता पिता की आंखों में आंसू ना आए। इस बात का वो विशेष ध्यान रखने की बात कहता है। अगर बात करें बच्चों इसके भाव और काव्य सौंदर्य की, तो कवि ने संदेश का सुंदर वर्णन किया है। सावन का बता आपको मैंने मानवीकरण किया गया है। तो इसमें अब अगर हम देखें तो इसमें पूरी पंक्तियों में ही मानवीकरण क्या नाम से जिसमें खड़ी बोली का प्रयोग है, मुक्त छंद है और सावन को एक दूत बनाकर भेजने की बात इसमें की गई है। तो बच्चों अगर हम देखें इसको तो ये जो कविता है बच्चों, इसमें कवि ने बहुत सुंदरता के साथ में सावन का प्रयोग किया गया है इसमें, और कवि ने अपनी बातें बहुत सुंदरता के साथ में हमको बताने का प्रयास किया है। तो अगर हम इसको देखा जाए तो कवि जो ये कविता है हृदय को छू लेने वाली है, और इसलिए जो हमको क्या नाम से इस कविता, तो बच्चों उम्मीद है आपको इस वीडियो के माध्यम से जो मैंने इस कविता के बारे में आपको जो जानकारी आपको प्रदान की है, इसका जो भाव आपको व्याख्या आपको बताई है और जो इसका भाव और काव्य सौंदर्य आपको बताने का प्रयास किया है, वो जानकारी आपके लिए निश्चित रूप से उपयोगी साबित होगी। बच्चों अगले वीडियो के में हम इस कविता के आधार पर जो प्रश्नोत्तर हैं परीक्षा उपयोगी उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। बच्चों इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।